Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आज इस केस टेकिंग सीरीज के लास्ट 2 aphorisms पर ये वीडियो है. Aphorism number 103 and 104. These 2 aphorisms are very important as well as they are tough. But इस वीडियो में हम दोनों ही aphorisms को फिनिश कर लेंगे आज. I really hope आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं विच इज एक्चुअली अबाउट कि हमें जब हमने एपिडेमिक्स, मैंने आपको बताया कि हमने जीनस एपिडेमिकस कैसे सिलेक्ट की, तो आज डॉक्टर हैनेमन हमें बता रहे हैं कि हम कोई भी एंटी सोरिक, एंटी साइकोटिक, एंटी सिफिलिटिक ड्रग, दैट मीन्स एंटी माइजमेटिक ड्रग कैसे सिलेक्ट करते हैं, एज वेल एज जो सिम्टम्स हैं. हमें पता है ना कि सोरा के कुछ सिम्टम्स होते हैं, सिफिलिस के कुछ सिम्टम्स होते हैं, साइकोसिस के, ट्यूबरकुलोमाइज्म के अपने कुछ सिम्टम्स होते हैं. वो सिम्टम्स हमें किस तरह से पता चले थे, उनको किस तरह से एलिसिट किया गया था और फिर उसको रखा गया था उसकी कैटेगरी में. एंड देन वी केम अप टू द एंटी माइजमेटिक ड्रग्स, और वो होम्योपैथिक ड्रग्स कैसे सिलेक्ट हुई थी. आज डॉक्टर हैनेमन हमें इसके बारे में बताने वाले हैं. एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग. जो हम अपने इतने सारे रिकॉर्ड्स बना के रखते हैं, पेपर, हार्ड कॉपीज और सॉफ्ट कॉपीज, आपको जैसे अच्छा लगे, बट होम्योपैथ्स के पास आप देखेंगे आपके रिकॉर्ड्स हमेशा मेंटेन रहते हैं. और वो रिकॉर्ड कीपिंग की इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है, और वो रिकॉर्ड कीपिंग रखना, मतलब रिकॉर्ड कीपिंग क्या होती है, आज इस वीडियो में आई एम गोना एक्सप्लेन यू दैट through this beautiful subject of organon of medicine by Dr. Hanneman. So without wasting much time, let's get started. If you like this video, please do subscribe my channel, hit the like button, press the bell icon for further notifications, and do comment below how much you like this video. Now what does this aphorism says? In the same manner as has been taught relative to epidemic disease, जिस तरीके से आपने epidemic disease के बारे में पढ़ा, उसके बारे में समझाया गया, डॉक्टर हैनेमन ने जो भी हमें बताया, बिल्कुल उसी तरीके से, विच आर जनरली ऑफ एन एक्यूट कैरेक्टर. एपिडेमिक डिजीज जनरली ऑफ एक्यूट कैरेक्टर होते हैं. द माइजमेटिक क्रॉनिक मैलिडीज, अब किसकी बात बता रहे हैं, बिल्कुल एपिडेमिक डिजीज जो कि एक्यूट कैरेक्टर के होते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह जो माइजमेटिक क्रॉनिक मैलिडीज होती है, दैट मीन्स क्रॉनिक डिजीजेस. ऑब्वियसली वी नो दैट क्रॉनिक डिजीजेस आर ड्यू टू क्रॉनिक माइजम्स. तो जो माइजमेटिक क्रॉनिक मैलिडीज है, विच एज आई हैव शोन, जो कि डॉक्टर हैनेमन हमें बता चुके हैं, स्पेशली द सोरा मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड. स्पेशली जो सोरा माइजम है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए एज टू द होल स्फेयर ऑफ देयर सिम्टम इन अ मच मोर माइन्यूट मैनर दैट हैज एवर बीन डन बिफोर. बहुत अच्छे से इसको वो करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट बिल्कुल माइन्यूट तरीके से, जैसे कि आज तक कभी नहीं देखा गया हो, किया गया हो. यू ऑल स्पेशली नो, जो भी होम्योपैथी नहीं लेते थे आज तक और अब लेने लगे हैं, दे मस्ट बी नोइंग दिस फैक्ट कि उन्हें नहीं पता होता कि होम्योपैथिक फिजिशियन जो है वो इतनी सारी डिटेल्स पूछते हैं. और वो जब फिजिशियन के पास जाते हैं तो कई बार वो बहुत खुश होते हैं, इंप्रेस होते हैं, पर कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन, और उन्हें बहुत बार ऐसा लगता है कि इतनी इररेलेवेंट चीजें भी क्यों पूछ रहे हैं. बट मोस्ट ऑफ द माइन्यूट डिटेल भी जो है होम्योपैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज उन्हें कन्वेंशनल ड्रग्स लेकर आदत हो गई होती है कि 2-4 सिम्टम्स बताएं, वी विल गेट द मेडिसिन, और ये होम्योपैथी में होता नहीं है. सो इट समटाइम्स बिकम ऑकवर्ड फॉर द पेशेंट एज वेल. बट बहुत माइन्यूटली हमें वो केसेस लेने हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना है. फॉर इन देम ऑल्सो वन पेशेंट ओनली एग्जिबिट अ पोर्शन ऑफ देयर सिम्टम. तो क्या होता है, जो क्रॉनिक माइजमेटिक मैलिडीज है, स्पेशली सोरा जो है, वो एक ही पेशेंट में सारे सिम्टम्स तो शो नहीं करेगी. अ सेकेंड, अ थर्ड एंड सो ऑन, सेकेंड पेशेंट, थर्ड पेशेंट, इस तरह से सबको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना है. प्रेजेंट सम अदर सिम्टम्स, हर कोई अपने अलग अलग सिम्टम्स कुछ बताएगा, कुछ फर्स्ट पेशेंट ने बताया, कुछ सेकेंड ने, कुछ थर्ड ने, एंड सो ऑन, विच आर ऑल्सो बट अ पोर्शन ऑफ द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स. तो सब एक टोटलिटी के कुछ पोर्शन हर पेशेंट से हमें मिलेंगे, जो हमें मिलते हैं व्हेन वी गो फॉर investigation of chronic miasmatic maladies, that means any miasm, any symptom या any totality of the miasms which constitute the entire extent of this malady, जो कि पूरे इस malady का पूरा extent create करती है.
so that the whole array of the symptoms belonging to such a miasmatic chronic disease and especially to this SORA can only be ascertained from the observation of very many single patients. तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि miasmatic chronic disease स्पेशली SORA के सारे जितने पॉसिबल सिम्टम्स हो सकते हैं वो हमें मिल जाएंगे ऑब्जर्वेशन पर. किसकी ऑब्जर्वेशन पर? जब हमने सिंगल बहुत सारे पेशेंट्स देखे. एंड कलेक्टिव पिक्चर ऑफ दीज सिम्टम्स द मेडिसिन केपेबल ऑफ क्योरिंग द होल मेलेडी होम्योपैथिकली. और उसके बाद जब हमारे पास टोटालिटी होगी तो हम होम्योपैथिकली उस क्रॉनिक मैलेडी के लिए क्या कर सकते हैं, मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं टू विद द एंटीसोरिक्स, जिसको हम क्या कहेंगे, एंटीसोरिक्स कैन नॉट बी डिस्कवर्ड. और अगर हमने इस तरह से कलेक्टिव पिक्चर क्रिएट नहीं किया, नहीं बनाया, तो हमें एंटीसोरिक नहीं मिल सकता. एंड दीज मेडिसिन आर एट द सेम टाइम द ट्रू रेमेडीज ऑफ सेवरल पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम सच क्रॉनिक अफेक्शन. और यही अपने आप में ट्रू रेमेडीज होती है, सेम टाइम पर ट्रू रेमेडीज होती है बहुत सारे पेशेंट्स की एक ही क्रॉनिक अफेक्शन के लिए. दैट मीन्स, अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखकर एक या दो जीनस एपिडेमिकस निकाले, स्पेशली एक जीनस एपिडेमिकस होम्योपैथिकली सिलेक्ट किया और उसको उस एपिडेमिक डिजीज में हर किसी को दिया, पर उसके लिए हमने पहले बहुत सारे पेशेंट्स देखे थे. सिमिलरली जब हमने बहुत सारे पेशेंट्स देख के ये जान लिया कि क्रॉनिक मैलेडी स्पेशली सोरा से होने वाली बीमारियों में ये सिम्टम्स हैं, तो जब हमने वो सारी पिक्चर क्रिएट कर ली, उसके बाद हमारे लिए हमने क्या सिलेक्ट किया, एक एंटीसोरिक सिलेक्ट किया या कुछ मल्टीपल एंटीसोरिक सिलेक्ट किए. और फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि जब भी हमें कोई एक सोरिक पेशेंट मिलता है तो हम उसकी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए एक एंटीसोरिक उसको जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं ना. जैसे हम कहते हैं मदर ऑफ सोरिक माइजम या एंटीसोरिक, मदर ऑफ एंटीसोरिक क्या है, सल्फर. तो जब भी हमें सोरा जैसी पिक्चर मिलती है तो हम क्या करते हैं, हम सल्फर एज एन एंटीमाइजमेटिक ड्रग देते हैं. तो बस उसी तरीके से जैसे जीनस एपिडेमिकस दी गई थी, उसी तरीके से हम एक एंटीसोरिक देते हैं और वो एक ट्रू हीलिंग रेमेडी होती है जो सेवरल पेशेंट्स को ठीक कर देती है, उनके क्रॉनिक अफेक्शंस को ठीक कर देती है. नाउ वी मूव ऑन टू ऑर्गेनिज्म नंबर 104. When the totality of symptom that specially mark and distinguish the case of the disease, जब टोटालिटी ऑफ सिम्टम स्पेशली आपको जब मिल गई है, इन अदर वर्ड्स जब आपके पास पिक्चर ऑफ डिजीज हो, चाहे उसका कोई भी व्हाटएवर बी ऑफ काइंड, कोई भी बीमारी के लिए हो, पर जब आपके पास एक पिक्चर ऑफ डिजीज है, इज वंस एक्यूरेटली स्केच्ड, और आपने जब उसको बहुत अच्छे से स्केच कर लिया, बहुत अच्छे से लिख लिया, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द टास्क इज अकम्प्लिश. सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो है वो आपने कंप्लीट कर दिया. सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है एक पेशेंट को अटेंड करके उसकी केस टेकिंग करना. जनरली आप क्या कहते हैं, हम क्या सोचते हैं, व्हेन वी आर स्टार्टिंग वी ऑलवेज थिंक कि मेडिसिन सिलेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट, पोटेंसी सिलेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट. पर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है एक अच्छी केस टेकिंग करना और एक अच्छी केस टेकिंग का आर्ट सीखना. तो जब हमने ये कर लिया तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट हमने पूरा कर लिया. द फिजिशियन हैज देन द पिक्चर ऑफ डिजीज, और फिजिशियन के पास उसके पास एक पिक्चर ऑफ डिजीज है, स्पेशली इफ इट बी अ क्रॉनिक वन, स्पेशली जब एक क्रॉनिक केस है, ऑलवेज बिफोर हिम टू गाइड हिम इन हिज ट्रीटमेंट. और उसके पास वो रिकॉर्ड है, उसके पास वो केस टेकिंग है जो हर समय पूरा जब तक उस पेशेंट का ट्रीटमेंट चलेगा, हर समय वो क्रॉनिक केस टेकिंग उसको गाइड करेगी, उस फिजिशियन के साथ है. ही कैन इन्वेस्टिगेट इट इन ऑल इट्स पार्ट एंड पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम. वो कभी भी उस केस रिकॉर्ड में से उसको उठा सकता है, केस रिकॉर्ड को, उसको फिर से एनालाइज कर सकता है, फिर इन्वेस्टिगेट कर सकता है, फिर उसमें से कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पिक कर सकता है. In order to oppose to these, that is to say, to the whole malady itself, a very similar artificial morbific force in the shape of homeopathically chosen medicinal substance. और फिर उसको उन सभी symptoms की एक सिमिलिमम सिलेक्ट करते हैं जो उस आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक डिजीज को ठीक करेगा होम्योपैथिकली. और जब हमने मेडिसिन सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सिम्टम ऑफ ऑल द मेडिसिन हुज प्योर इफेक्ट्स हैव बीन असर्टेन, और फिर उस लिस्ट में से हमने क्या किया, वो जो पूरा लिस्ट ऑफ सिम्टम था हमारे पास, उसमें से हमने प्योर इफेक्ट्स किसके, प्योर इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन. दैट मीन्स अब हमें ड्रग पिक्चर देखनी है. जब हमने डिजीज पिक्चर देख ली तो अब हम प्योर ड्रग पिक्चर देखेंगे और मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे. एंड व्हेन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ही विशेस टू असर्टेन व्हाट हैज बीन द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, और पूरे ट्रीटमेंट के दौरान जब भी उसका मन करे कि इस मेडिसिन का क्या असर हुआ, वो इफेक्ट जानने के लिए
एंड व्हाट चेंज हैज टेकन प्लेस इन द पेशेंट स्टेट, और पेशेंट की स्थिति में क्या परिवर्तन आया ये देखने का उसको जब भी मन करे एट इज फ्रेश एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, तो वो क्या करेंगे, आपके पास आपने एक प्रेस्क्राइब किया मेडिसिन, आपके पास पेशेंट वापस आते हैं, जब पेशेंट आपके पास वापस आते हैं फॉर अ फ्रेश एग्जामिनेशन अगेन, तो आप क्या करेंगे, आपके पास वो एक गाइड है, वो आपके पास उस पेशेंट का केस रिकॉर्ड है, उसके बेसिस पर आप जान सकते हैं कि पेशेंट की स्थिति कितनी पहले से बेहतर है और दवा ने क्या काम किया। He needs to strike out the list of the symptom noted down at the first visit, those that have been ameliorated. अब उसे सिर्फ क्या करना है, एक सबसे डिफिकल्ट काम उसने कर लिया, नेक्स्ट विजिट पे उसे क्या करना है, सिर्फ उसे ये देखना है ये सिम्टम पहले से बेहतर है नहीं है, कौन सा सिम्टम बेहतर है उसके आगे मार्क करना है। टू मार्क व्हाट स्टिल रिमेन, जो रह गए हैं उनके आगे लिखना है स्टिल रिमेनिंग, जिनमें आराम है तो कितना प्रतिशत आराम है, किस तरह से आराम है, और ऐड करना न्यू सिम्टम दैट मे हैव सुपरवीन, और अगर कोई नया सिम्टम आया है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट तो उनको उस लिस्ट में ऐड कर लेना नेक्स्ट एंड नेक्स्ट पॉइंट करके। तो डॉक्टर हैनमन ने हमारे लिए कितना सिंपल कर दिया ये सब चीजें कि हमें एक्चुअल में करना क्या होता है। इसका फुटनोट देख लेते हैं। The old school physician gave himself very little trouble in this matter in his mode of treatment. Old school physician that means conventional drug जो देते हैं, ओल्ड स्कूल फिजिशियन अपने आप को इतनी ज्यादा परेशानियों में नहीं डालते, ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट में घुसकर वो अपने आप को ज्यादा ट्रबल नहीं करते, दे ऑलवेज रिमेन इन अ कंफर्ट जोन। He would not listen to any minute detail of all the circumstances of his case by the patient. पेशेंट की हर एक माइन्यूट डिटेल को वो नहीं सुनेंगे, वो सुनना भी नहीं चाहेंगे, इट इज एक्चुअली द वेस्ट ऑफ टाइम फॉर देम। Indeed, he frequently cut him short in his relation to his suffering, और indeed वो उसे बीच में काट कर उसे बोलेंगे कि आपकी जो बीमारी है उसके रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम है वो सब बताओ। In order that he might not be delayed in the rapid writing of his prescription, ताकि वो अपना प्रेस्क्रिप्शन जल्दी से लिखने में उसको लेट ना हो। हम क्या कहते हैं, हमें डॉक्टर हैनमन ने क्या सिखाया कि हमें पेशेंट को बहुत अच्छे से सुनना है, पहले बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना, और यहाँ पर क्या है वो उन्हें कट शॉर्ट करके बोलेंगे पहले सफरिंग पर आओ, क्या क्या परेशानी है वो बताओ, ताकि उनको लेट ना हो उन्हें अपना प्रेस्क्रिप्शन लिखने के लिए। कंपोज्ड ऑफ अ वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट अननोन टू हिम इन देयर ट्रू इफेक्ट्स, अपने ट्रू इफेक्ट्स में शायद फिजिशियन को भी नहीं पता होता। नो एलोपैथिक फिजिशियन as has been said sought to learn all the minute circumstances of the patient's case. कोई भी एलोपैथिक फिजिशियन पेशेंट के केस के हर एक माइन्यूट सर्कमस्टांसेस को जानने के लिए इच्छुक नहीं होता, एंड स्टिल लेस डिड ही मेक अ नोट इन राइटिंग इन देम, और उससे भी ज्यादा कम है कि वो कोई राइटिंग में अपने पास कोई नोट रखे, रिकॉर्ड कीपिंग करे। ऑन सीइंग द पेशेंट अगेन सेवरल डेज आफ्टर, सबका काफी दिन देखने के बाद भी, काफी दिन बाद जब पेशेंट उनके पास आते हैं, he recollected nothing concerning the few details as he had heard at the first visit. कुछ एक डिटेल्स के अलावा उन्हें कुछ याद नहीं होता कि पेशेंट ने पिछली बार क्या बताया था, बिकॉज उनके पास याद तो चलिए किसी को नहीं रह सकता, इतने सारे पेशेंट्स देखते हैं हम, लेकिन उनके पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता। He had allowed everything to go in at one ear and out from the other. एक कान से सुना था और दूसरे कान से निकाल दिया। At subsequent visit, he only asked a few general questions. जितनी बार भी subsequent visits होंगी, वो सिर्फ few general questions पूछेंगे। Went through the ceremony of feeling the pulse at the wrist check करेंगे, tongue देखेंगे, और at the same moment साथ साथ में prescription आपका ready कर देंगे। On equally irrational principles के basis पर आपका prescription ready होगा, और order the first one to be continued, या फिर हो सकता है आपका पहला ही prescription वापस continue हो जाए, and with a graceful bow, बिल्कुल ग्रेसफुल तरीके से he hurried off to the 15th and 16th patient, और वो जल्दी से अपने 15वें 16वें पेशेंट की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कि उन्हें देखने हैं इसी थॉटलेस वे में in the course of forenoon. Now this is very important line. The profession which of all others require actually the most reflection, ऐसा एक प्रोफेशन जिसमें सभी को अपने आप को अंदर से देखना, अपना रिफ्लेक्शन, अपनी कंसाइंशियस केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द स्टेट ऑफ ईच इंडिविजुअल पेशेंट, हर एक पेशेंट का केयरफुल एग्जामिनेशन करना, जो प्रोफेशन हमें ये सिखाता है, एंड स्पेशल ट्रीटमेंट फाउंडेड देयरऑन, एक स्पेशल ट्रीटमेंट करना सिखाता है, was conducted in this manner by person who call themselves physician. वो इस तरीके से किया जा रहा है किनके द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा जो अपने आप को सो कॉल्ड फिजिशियंस कहते हैं, जो अपने आप को रैशनल प्रैक्टिशनर्स कहते हैं। द रिजल्ट एज माइट नेचुरली बी एक्सेप्टेड, तो रिजल्ट भी बिल्कुल नेचुरली जैसा एक्सपेक्ट करेंगे वैसा ही है। was almost invariably bad,
एंड गेट पेशेंट हैड टू गो टू देम फॉर एडवाइस, लेकिन फिर भी लोगों को उनकी एडवाइस के लिए उनके पास जाना पड़ता है, पार्शली इस कारण से भी क्योंकि उनको कुछ और पता नहीं, और दूसरा इस कारण से भी कि फैशन है, आजकल ट्रेंड है कि सब कन्वेंशनल ड्रग्स ले रहे हैं क्योंकि उनको एक टेम्पररी रिलीफ चाहिए. So this is all about aphorism number 103 and 104. I really hope these two aphorisms are going to help you a lot. Record keeping पर एक short note आता है, as well as record keeping वाले इस aphorism के footnote के साथ अगर आप इसको डिटेल करते हैं तो इसका शॉर्ट नोट बहुत ही ब्यूटीफुली आप तैयार कर सकते हैं. साथ ही साथ जो aphorism नंबर 103 है जिसमें हमने पढ़ा कि हमने एंटीसोरिक्स एंटी माइजमेटिक कैसे निकाला, इस पर एक्चुअल में एक इंडिविजुअल वो नहीं आता है क्वेश्चन, लेकिन इसको आप अपनी एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट के लॉन्ग नोट के अंदर आप डाल सकते हैं, इस अपॉरिज्म का रेफरेंस दे सकते हैं. आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. We are going to learn very important aphorisms from the next video onwards. Stay tuned, stay connected with homeopathy. Bye bye.